नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आप बीती। और आज मैं आपको बंगलौर में घटी एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपको न सिर्फ डरा देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या यह हकीकत में हो सकता है। यह कहानी दो कजिन बहनों की है, सोनिया और निधि, जो बंगलौर में पढ़ाई के लिए आई थीं। वे दोनों नए शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेहद उत्साहित थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी एक भटकती मुस्लिम आत्मा के शिकंजे में फंसने वाली थी। सोनिया और निधि एक छोटे से गांव से बंगलौर आई थीं। दोनों बहनें बहुत घनिष्ठ थीं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थीं। सोनिया को फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक था। वह हमेशा से अपने परिवार के हर समारोह में लहंगे और साड़ियां तैयार करती थी। उसकी रचनात्मकता ने उसे बंगलौर जैसे बड़े शहर में आने के लिए प्रेरित किया, जहां वह एक बड़े कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। निधि, जो सोनिया से थोड़ी बड़ी थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसे मशीनों और तकनीक का बहुत शौक था। दोनों बहनों ने बंगलौर में अपने सपनों को पूरा करने की योजना बनाई थी, लेकिन किसे पता था कि वे एक ऐसी शक्ति के चंगुल में फंसने वाली हैं जिससे बाहर निकलना बेहद कठिन होगा। बंगलौर का जीवन बेहद व्यस्त और रोमांचक था। सोनिया और निधि को नए शहर में घूमने का बहुत मजा आ रहा था। बंगलौर का हर कोना उनके लिए नया था। कॉलेज में नए दोस्त, नए अध्यापक और एक अलग तरह का माहौल दोनों बहनों को बहुत अच्छा लग रहा था। सोनिया अपने फैशन डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थी और निधि अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में। दोनों बहनें हॉस्टल में रहती थीं, जहां उनके कमरे बहुत छोटे थे, लेकिन उनके लिए यह नया अनुभव बहुत खास था। हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं था, लेकिन सोनिया और निधि को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्हें हर वीकेंड पर बाहर जाकर बंगलौर के मशहूर मार्केट्स में घूमना बहुत पसंद था। वे अक्सर MG रोड पर जाते, जहां बंगलौर की चमचमाती दुकानों में नए फैशन और ट्रेंड्स देखने को मिलते। एक दिन निधि ने सोनिया से कहा, अगले हफ्ते मेरे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, क्या तुम मेरे लिए एक सुंदर ड्रेस बना सकती हो? सोनिया को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने अपनी सीनियर के लिए एक शानदार लाल गाउन तैयार किया था और उसने वही गाउन निधि को दिया। यह गाउन एकदम तुम्हारे लिए है, सोनिया ने कहा। तुम इसे पहनकर पार्टी में सबसे सुंदर लगोगी। निधि ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं सबसे सुंदर लगूंगी? सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने यह गाउन तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। देखना, सभी लड़के तुम्हें देखकर दीवाने हो जाएंगे। फेयरवेल पार्टी का दिन आ गया। निधि ने सोनिया द्वारा तैयार किया गया लाल गाउन पहन लिया। वह एकदम परी जैसी लग रही थी। उसने मेकअप किया, बालों को खूबसूरती से सजाया और तैयार होकर पार्टी में चली गई। पार्टी में जाने के बाद निधि को बहुत तारीफें मिली। उसके दोस्त उसकी ड्रेस की तारीफ कर रहे थे और उसे हर कोई देख रहा था। लेकिन पार्टी के दौरान निधि को धीरे धीरे अजीब महसूस होने लगा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसका सिर भारी होने लगा। उसकी आंखें बंद होने लगीं और उसे अपने शरीर पर नियंत्रण खोता हुआ महसूस हुआ। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, निधि ने अपने दोस्तों से कहा। मेरा सिर घूम रहा है, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। उसके दोस्त उसे बाहर ले गए ताकि वह थोड़ी ताजी हवा में आ सके। लेकिन जैसे ही निधि पार्टी से बाहर निकली, उसे अचानक से ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। यह हवा सामान्य नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास से गुजर रही हो। निधि ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुम ठीक हो? उसके एक दोस्त ने पूछा। मुझे नहीं पता, निधि ने कहा। मुझे कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। पार्टी खत्म होने के बाद निधि वापस अपने हॉस्टल लौट आई, लेकिन जब वह अपने कमरे में पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह डर गई थी। उसके मन में बार बार वही अजीब सी घटना घूम रही थी जो पार्टी से बाहर निकलते समय हुई थी। वह सोच रही थी, क्या यह मेरा वहम था या सच में कुछ था? निधि अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बगल में खड़ा हो। वह घबराकर उठ बैठी। उसने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक निधि के कमरे में खिड़की खुद ब खुद खुल गई और एक जोर का झोंका आया। निधि को लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब आ गया हो। उसका पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा। वह बिस्तर से उठी और खिड़की बंद करने गई, लेकिन जब उसने खिड़की बंद की तो उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। निधि का पूरा शरीर डर से जकड़ गया था।
वह घबराई हुई अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई और खुद को कंबल में लपेट लिया। लेकिन अब उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। रात का समय था और हॉस्टल में लगभग सभी लड़कियां सो चुकी थीं। लेकिन निधि को लग रहा था जैसे उसके कमरे में कोई और भी है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने अपने पास रखा फोन उठाया और सोनिया को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर कोई नेटवर्क नहीं था। उसने सोचा, क्या यह मेरा भ्रम है या सच में मेरे साथ कुछ हो रहा है? अगले दिन सुबह सोनिया जब निधि से मिलने गई तो उसने देखा कि निधि की हालत बहुत खराब है। निधि का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। सोनिया ने उससे पूछा, निधि क्या हुआ? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? निधि ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता, कल रात कुछ बहुत अजीब हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में था। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बहुत पास खड़ा है। सोनिया ने कहा, यह तुम्हारा वहम होगा, शायद तुम पार्टी की थकान की वजह से ऐसा महसूस कर रही हो। लेकिन निधि की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसका सिर बहुत भारी था और उसे हर चीज धुंधली दिख रही थी। सोनिया ने तुरंत निधि को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। सोनिया ने तुरंत निधि को पास के ग्रीन व्यू हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। यह हॉस्पिटल बंगलौर के पुराने हिस्से में स्थित था और इसे लेकर कई अजीब अफवाहें भी फैली हुई थीं। हॉस्पिटल का माहौल कुछ अजीब था। दीवारों का पेंट उखड़ चुका था और वहां हमेशा एक हल्की सी सीलन भरी बदबू आती रहती थी। सोनिया को यह हॉस्पिटल शुरुआत से ही कुछ अजीब और डरावना महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी एकमात्र चिंता सिर्फ निधि की तबीयत थी। ग्रीन व्यू हॉस्पिटल के अंदर कदम रखते ही सोनिया को हल्की ठंड का एहसास हुआ, जैसे यहाँ की हवा में कुछ अजीब हो। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी महिला भी कुछ अजीब सी थी। उसने एक ठंडी निगाह से सोनिया और निधि की तरफ देखा, जैसे वह पहले ही जानती हो कि इन्हें क्या हुआ है। सोनिया ने उस महिला से कहा, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। रिसेप्शनिस्ट ने बिना किसी प्रतिक्रिया के एक ठंडे लहजे में कहा, पहले फॉर्म भरिए, फिर देखेंगे। सोनिया ने जल्दी से फॉर्म भर दिया और निधि को डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन जब डॉक्टर ने निधि को देखा तो उसकी हालत देखकर वह भी कुछ पल के लिए रुक गया। निधि की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और वह लगातार बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज में एक गूंज थी, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। डॉक्टर ने उसे तुरंत बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन निधि की हालत में कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टर ने सोनिया से कहा, यह मामला कुछ अजीब है, इसे तो इंजेक्शन के बाद आराम आना चाहिए था, लेकिन इसके शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा। सोनिया का दिल डूबने लगा। उसे अब यह यकीन होने लगा कि जो कुछ भी निधि के साथ हो रहा था वह सामान्य नहीं था। उसे वह बुजुर्ग महिला याद आई जिसने हॉस्पिटल में कहा था कि यह हॉस्पिटल शापित है और यहाँ कई आत्माओं का बसेरा है। लेकिन सोनिया ने अभी भी अपने मन को शांत किया और सोचा कि शायद निधि किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी से जूझ रही है। हॉस्पिटल में निधि की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह बेड पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसकी आवाज में अब पूरी तरह से एक अजनबी की गूंज थी। वह लगातार कुछ अजीब अजीब सी चीजें बड़बड़ा रही थी। कभी वह अरबी में कुछ कहती, कभी अजीब से हंसी के साथ बोलती, यह अब मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। सोनिया का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उसे यह महसूस हो रहा था कि निधि अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। यह वही निधि नहीं थी जिसे वह जानती थी। उसकी आंखों में अब कोई प्यार या मासूमियत नहीं थी, वहां सिर्फ क्रूरता और घृणा थी। सोनिया ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, कृपया इसे ठीक कर दीजिए, यह मेरी बहन नहीं है, इसके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। डॉक्टर ने सोनिया को देखकर कहा, मुझे लगता है कि यह कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, आपको इसे किसी और विशेषज्ञ के पास ले जाना होगा, यह मामला साधारण नहीं लग रहा। यह सुनकर सोनिया के दिल में डर और गहरा हो गया। अब उसे यकीन हो गया कि निधि के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया था। हॉस्पिटल में निधि की बिगड़ती हालत को देखकर सोनिया ने अपने चाचा जी को फोन किया। चाचा जी एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्हें तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक क्रियाओं की अच्छी जानकारी थी। जैसे ही चाचा जी को निधि की हालत के बारे में पता चला, वे तुरंत बंगलौर के लिए रवाना हो गए। जब चाचा जी हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने निधि की हालत देखकर तुरंत समझ लिया कि यह मामला किसी आत्मा का है। उन्होंने सोनिया से कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, इसके शरीर पर किसी भटकती आत्मा का साया है, हमें इसे तुरंत मंदिर ले जाना होगा। लेकिन सोनिया अब और ज्यादा डर गई थी।
निधि की हालत बहुत नाजुक थी और उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाने का मतलब उसकी जान जोखिम में डालना हो सकता था। लेकिन चाचा जी ने सोनिया को भरोसा दिलाया कि यह आत्मा का मामला है और अगर इसे समय रहते नहीं निपटाया गया तो हालात और बुरे हो सकते हैं। चाचा जी ने तुरंत हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। उन्होंने निधि के शरीर पर विभूति लगाया और उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा। जैसे ही विभूति का स्पर्श निधि की त्वचा पर हुआ, उसकी चीख निकल पड़ी। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जलन हो रही है, निधि चिल्लाते हुए कह रही थी। लेकिन उसकी आवाज अब भी एक आदमी की थी। सोनिया ने देखा कि निधि का पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। चाचा जी ने तुरंत मंदिर में ले जाने का फैसला किया और उन्होंने सोनिया से कहा, हम इसे बालाजी मंदिर ले चलेंगे, वहां से कोई भी बुरी आत्मा नहीं बच सकती। रात का समय था और बंगलौर की सड़कों पर हल्का कोहरा छाया हुआ था। चाचा जी और सोनिया ने निधि को गाड़ी में बिठाया और बालाजी मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ते में निधि की हालत और बिगड़ती जा रही थी। वह अब गाड़ी के अंदर जोर जोर से चिल्ला रही थी, जैसे कोई उसे बाहर निकलने से रोक रहा हो। मुझे छोड़ दो, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। निधि की आवाज में अब और ज्यादा घृणा और क्रोध था। सोनिया की धड़कनें तेज हो गईं। वह पीछे मुड़कर निधि को देख रही थी, जो अब गाड़ी की सीट से उठकर खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। चाचा जी ने सोनिया को शांत करने की कोशिश की और कहा, डरने की जरूरत नहीं है, यह आत्मा अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन सोनिया की चिंता और गहरी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वे समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। अगर वे समय पर मंदिर नहीं पहुंचे तो शायद निधि की जान खतरे में पड़ सकती है। जब वे लोग बालाजी मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल पूरी तरह से शांत था। मंदिर के अंदर हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति थी और चारों ओर धूप दीप जल रहे थे। मंदिर के पुजारी ने चाचा जी को देखा और समझ लिया कि मामला गंभीर है। चाचा जी ने पुजारी से कहा, यह बच्ची एक भटकती आत्मा के शिकंजे में है, हमें आपकी मदद चाहिए। पुजारी ने सिर हिलाया और चाचा जी को मंदिर के अंदर आने का इशारा किया। उन्होंने निधि को हनुमान जी की मूर्ति के सामने लिटाया और उसे लोहे की जंजीरों में बांध दिया। चाचा जी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और पुजारी ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ता गया, निधि की चीखें और तेज होने लगी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, यह शरीर अब मेरा है, मैं इसे छोड़ने नहीं वाली। बाबा जी ने अपने हाथों से विभूति लेकर निधि के माथे पर लगाया। जैसे ही विभूति का स्पर्श हुआ, निधि के चेहरे पर जलन के निशान बनने लगे। आत्मा तड़पने लगी और उसने निधि के शरीर को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से नहीं निकली थी। मंदिर में जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज होता गया, निधि की चीखें और भी अधिक भयानक हो गईं। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, यह शरीर अब मेरा है, मैं इसे छोड़ने नहीं वाली। उसकी आवाज में अब और अधिक क्रोध और शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आत्मा किसी प्राचीन और भयंकर शक्ति से जुड़ी हो, जो आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। चाचा जी ने पुजारी से कहा, यह आत्मा बेहद शक्तिशाली है, हमें इसके बारे में और जानना होगा। पुजारी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह आत्मा किसी पुराने जमाने की लगती है, हमें इस आत्मा के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी होगी। पुजारी ने मंदिर के एक और वृद्ध साधु को बुलाया, जो काफी अनुभवी थे और उन्हें आत्माओं और उनके इतिहास के बारे में बहुत ज्ञान था। जैसे ही वह वृद्ध साधु आए, उन्होंने निधि को देखा और उनकी आंखें गहरी सोच में डूब गईं। उन्होंने चाचा जी और पुजारी से कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह आत्मा एक भटकती मुस्लिम रूह है, जो सैकड़ों सालों से किसी न किसी को अपने वश में करके अपना अस्तित्व बनाए रखती आई है। सोनिया, जो अब तक सिर्फ देख रही थी, घबराकर बोली, मेरा मतलब है, यह कैसे हो सकता है? मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वृद्ध साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह आत्मा किसी ऐसे इंसान की है जिसने अपने जीवन में बहुत अन्याय सहा है। उसे मरने के बाद भी शांति नहीं मिली और अब वह इस संसार में भटक रही है। वह कमजोर आत्माओं को पकड़ती है और उनके माध्यम से अपने अधूरे काम पूरे करने की कोशिश करती है। चाचा जी ने कहा, तो हमें क्या करना होगा? इस आत्मा को कैसे निकाला जाए? वृद्ध साधु ने जवाब दिया, हमें इस आत्मा की इच्छा को जानना होगा। अगर हम जान जाएं कि इस आत्मा की क्या इच्छा है, तो हम उसे शांति देकर उसे मुक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर यह आत्मा ज्यादा भटक चुकी है, तो हमें एक बड़े अनुष्ठान की जरूरत होगी। अब चाचा जी, पुजारी और वृद्ध साधु ने निधि के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया। वे लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे।
धीरे धीरे आत्मा की ताकत कमजोर होने लगी। निधि की आंखें बंद हो गईं और उसकी चीखें कम होने लगीं, लेकिन आत्मा अभी पूरी तरह से निकली नहीं थी। वृद्ध साधु ने आत्मा से संवाद करने का प्रयास किया। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, कौन है तू और क्यों इस बच्ची के शरीर में आकर उसे पीड़ा दे रही है? कुछ पलों के बाद निधि की आवाज में एक भारीपन और डरावनी गूंज के साथ जवाब आया, मैंने बहुत दर्द सहा है। मेरा नाम सुल्ताना है। मुझे धोखा दिया गया था। मैं अपनी मौत का बदला लेने आई हूं। सोनिया यह सुनकर कांप उठी। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन के शरीर में एक प्राचीन आत्मा का वास था। उसने डरते हुए पुजारी से कहा, कृपया इस आत्मा को निकाल दीजिए। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकती। वृद्ध साधु ने आत्मा से फिर पूछा, क्या तेरी पीड़ा को शांत करने का कोई तरीका है? तू यहां क्यों आई है? आत्मा ने धीरे धीरे कहा, मुझे उस जगह वापस ले जाओ जहां मेरा खून बहा था। मैं वहां अपनी आखिरी सांसें ली थी। यह सुनकर चाचा जी ने पुजारी से पूछा, क्या हमें इसका मतलब पता है? यह किस जगह की बात कर रही है? पुजारी ने जवाब दिया, इस आत्मा का शरीर जहां दफनाया गया होगा, हमें वहीं जाना होगा। हमें उस जगह के बारे में जानकारी निकालनी होगी। वृद्ध साधु ने आत्मा से पूछा, क्या तेरी इच्छा पूरी हो जाने पर तू इस बच्ची को छोड़ देगी? आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन पहले मुझे उस जगह ले जाओ। वहां से मुझे मुक्ति मिल सकती है। सोनिया और चाचा जी ने आपस में सलाह की और यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे आत्मा की अंतिम इच्छा पूरी करें। पुजारी ने कहा, हमें इस आत्मा की इच्छा का सम्मान करना होगा, वरना यह बच्ची हमेशा के लिए इसकी गुलाम बन जाएगी। वृद्ध साधु और पुजारी ने पता लगाया कि आत्मा ने जिस जगह की बात की थी वह बंगलौर के पास स्थित एक पुराना कब्रिस्तान था। यह कब्रिस्तान अब सुनसान पड़ा था और वहां कोई भी नहीं जाता था। यह जगह वर्षों से वीरान पड़ी थी और वहां जाने वाले लोग अजीब घटनाओं की शिकायत करते थे। रात का समय था जब सोनिया, चाचा जी, पुजारी और वृद्ध साधु निधि को लेकर उस कब्रिस्तान की ओर निकले। रास्ते में सब चुप थे, लेकिन माहौल बहुत ही डरावना हो चला था। गाड़ी में बैठी निधि एकदम शांत थी, जैसे वह खुद भी जानती हो कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। रास्ते में पुजारी ने चाचा जी से कहा, हमें इस आत्मा से बहुत सावधान रहना होगा। हो सकता है कि यह हमें धोखा दे। हमें इसकी हर चाल को समझना होगा। जब वे लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां का दृश्य बेहद भयानक था। चारों तरफ सूखी घास, जर्जर कब्रें और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वहां का माहौल ऐसा था जैसे वह जगह कई सालों से शापित हो। कब्रिस्तान पहुंचते ही पुजारी और वृद्ध साधु ने निधि को एक पुरानी कब्र के पास ले जाया। ये वही कब्र थी जहां सुल्ताना को दफनाया गया था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, निधि अचानक से होश में आ गई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह सीधे कब्र की ओर इशारा करते हुए बोली, ये वही जगह है, मुझे यहां लाया गया था। वृद्ध साधु ने चाचा जी को इशारा किया और वे तुरंत हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने लगे। पुजारी ने मिट्टी पर एक घेरा बनाया और उसमें विभूति डाल दी। आत्मा ने फिर से कहा, मुझे यहां से मुक्त करो, मुझे मेरे शरीर के पास ले आओ ताकि मैं चैन से सो सकूं। साधु ने कहा, तेरी इच्छा पूरी की जाएगी, लेकिन अगर तूने हमें धोखा देने की कोशिश की तो तुझे हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। आत्मा ने कुछ पल के लिए शांत हो गई और फिर निधि ने अचानक से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे आत्मा उसकी पकड़ से बाहर जा रही हो। आत्मा ने कहा, मैंने बहुत सहा है, अब मुझे आराम चाहिए। पुजारी और चाचा जी ने मिलकर पूरी तरह से आत्मा को शांत करने के लिए हवन किया। जैसे जैसे हवन का धुआं फैलने लगा, आत्मा की चीखें धीमी होती गईं। अंततः आत्मा निधि के शरीर से बाहर निकल गई और वहां एक हल्का अंधेरा छा गया। सोनिया की आंखों से आंसू निकल आए। उसकी बहन अब मुक्त थी। निधि बेहोश हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक शांति थी। आत्मा ने अंततः अपनी मुक्ति पाली थी। कुछ समय बाद जब सब कुछ शांत हो गया, निधि को होश आया। उसने आसपास देखा और पूछा, मैं कहाँ हूं? सोनिया दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। उसने रोते हुए कहा, तुम अब ठीक हो, सब कुछ खत्म हो गया है। चाचा जी और पुजारी ने भी चैन की सांस ली। उन्होंने निधि को गाड़ी में बिठाया और उसे वापस ले गए। रास्ते में सब चुप थे, लेकिन एक अजीब सी शांति सबके चेहरों पर थी। निधि की जिंदगी अब वापस सामान्य हो चुकी थी, लेकिन वह इस घटना को कभी नहीं भूल पाई। उसने अपनी बहन और चाचा जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसकी जान बचाई। कुछ हफ्तों बाद सब कुछ सामान्य होता दिख रहा था। निधि अब ठीक हो गई थी और उसने धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस कदम रखा।
वह हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आ गई थी और उसकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। लेकिन इस पूरी घटना ने सोनिया के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी। उसे लगातार एक अनजाना सा डर सताने लगा था। हालांकि आत्मा ने निधि का शरीर छोड़ दिया था, लेकिन सोनिया के मन में यह शक बार बार उठता था कि क्या सब कुछ सच में खत्म हो चुका है या नहीं। चाचा जी और वृद्ध साधु ने भी सोनिया और निधि से विदाई ले ली थी, लेकिन जाते जाते उन्होंने यह हिदायत दी थी कि कभी भी उस पुरानी जगह पर वापस न जाना जहां आत्मा का मुक्ति अनुष्ठान हुआ था। सोनिया ने यह बात याद रखी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था, क्या यह कहानी सच में यहां खत्म हुई थी या अभी और कुछ बाकी था। हालांकि बाहरी तौर पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सोनिया ने जल्दी ही नोटिस किया कि निधि का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। निधि अब पहले जैसी खुश मिजाज और चुलबुली नहीं रही। वह अक्सर शांत और अकेली रहने लगी थी। उसकी रातों की नींद टूटने लगी थी और वह अक्सर रात के समय जाग जाती थी। जब सोनिया ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने एक ही बात कही, मुझे हर रात वही डरावने सपने आते हैं। सोनिया ने उसे समझाने की कोशिश की, सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो, वो आत्मा चली गई है। लेकिन निधि के चेहरे पर डर साफ नजर आता था। उसने डरते हुए कहा, नहीं दीदी, मुझे लगता है वो अभी भी कहीं आसपास है। इस बात ने सोनिया को भी परेशान कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निधि क्यों ऐसा महसूस कर रही है। सोनिया को डर था कि कहीं आत्मा ने पूरी तरह से निधि का पीछा नहीं छोड़ा हो। वह अब और चिंतित हो गई थी। उसने सोचा, क्या सच में आत्मा वापस आ सकती है या फिर यह सिर्फ निधि के मन का डर है। कुछ ही दिन बाद हॉस्टल में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात जब सोनिया अपने कमरे में सो रही थी, उसने दरवाजे के पास किसी के चलने की आहट सुनी। पहले उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे यकीन हो गया कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। सोनिया ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अंधेरे गलियारे में सिर्फ एक हल्की हवा बह रही थी। उसने अपने कमरे के बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसे अचानक से वही पुराना डर महसूस होने लगा। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और वापस बिस्तर पर आ गई। लेकिन उसके मन में यह सवाल गूंजने लगा, क्या आत्मा सच में चली गई थी या वह अभी भी आसपास है। इसके कुछ ही दिन बाद निधि ने भी सोनिया से कहा कि उसे भी हॉस्टल में अजीब घटनाएं महसूस हो रही हैं। उसने बताया कि रात के समय उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बगल में खड़ा है, लेकिन जब वह देखती है तो वहां कोई नहीं होता। सोनिया ने यह सब सुनकर चाचा जी को फोन किया और उन्हें पूरी बात बताई। चाचा जी ने कहा, हो सकता है कि आत्मा ने पूरी तरह से मुक्ति न पाई हो, हमें दोबारा अनुष्ठान करना पड़ सकता है, तुम तुरंत वापस मंदिर आ जाओ। सोनिया और निधि दोनों ही घबराई हुई थीं। अब उन्हें यह साफ समझ आ रहा था कि आत्मा का मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें चाचा जी और पुजारी की बात मानकर तुरंत बालाजी मंदिर जाना था। लेकिन जैसे ही वे मंदिर की तरफ निकलने लगीं, अचानक से निधि की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। उसकी आंखों में वही पुरानी लाल चमक लौट आई थी और उसके शरीर में झटके आने लगे थे। निधि जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे जाने दो, मैं वापस नहीं जाना चाहती। उसकी आवाज में फिर से वही भयंकर आत्मा की गूंज थी जो उसने पहले महसूस की थी। सोनिया पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उसने तुरंत चाचा जी को फोन किया और मदद मांगी। चाचा जी ने कहा, तुम्हें तुरंत मंदिर लाना होगा, अब समय बहुत कम है। सोनिया किसी तरह निधि को लेकर बालाजी मंदिर पहुंची। वहां चाचा जी और पुजारी पहले से ही तैयार थे। जैसे ही निधि मंदिर के अंदर पहुंची, उसकी हालत और खराब हो गई। उसके चेहरे पर जलन के निशान बनने लगे और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे यहां से बाहर निकालो, ये जगह मुझे जलाती है। चाचा जी ने तुरंत पूजा शुरू की और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। पुजारी ने फिर से विभूति ली और उसे निधि के माथे पर लगाया। जैसे ही विभूति का स्पर्श हुआ, निधि की चीखें और तेज हो गईं। वृद्ध साधु ने फिर से आत्मा से संवाद किया। उसने आत्मा से पूछा, तू अभी तक क्यों नहीं गई, तुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली। आत्मा ने गुस्से में कहा, तुम लोग मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। वृद्ध साधु ने कहा, तूने कहा था कि तुझे अपनी मौत की जगह पर ले जाया जाए, हमने तेरी इच्छा पूरी की थी, अब तुझे यहां से जाना होगा। आत्मा ने एक भयावह हंसी के साथ कहा, तुम लोग बेवकूफ हो, मैंने तुमसे सच नहीं बोला था, मेरी असली इच्छा कुछ और है। यह सुनकर सोनिया का दिल धक से रह गया। अब आत्मा ने जो कहा था वह सब झूठ था। उसने अपनी असली इच्छा को छिपाया था। अब वृद्ध साधु और पुजारी को समझ आ गया था कि आत्मा ने पहले उन्हें धोखा दिया था। उन्होंने आत्मा से कड़क आवाज में पूछा, तू सच बता,
तेरी असली इच्छा क्या है? आत्मा ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहा, मुझे इस बच्ची के शरीर में रहना है। यही मेरी असली इच्छा है। यह शरीर अब मेरा है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। चाचा जी और पुजारी को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। अब उन्हें समझ आ चुका था कि आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उसे इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए एक और बड़े अनुष्ठान की जरूरत थी, और यह अनुष्ठान पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। अब समय आ गया था कि आत्मा से अंतिम मुठभेड़ की तैयारी की जाए। चाचा जी, पुजारी और वृद्ध साधु ने मिलकर एक बड़े अनुष्ठान की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि यह अनुष्ठान रात के समय मंदिर में किया जाएगा, जब चारों ओर पूरी शांति हो और कोई अन्य बाधा ना हो। उन्होंने सोनिया से कहा, यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम्हारी बहन को बचाने का यही आखिरी मौका है। सोनिया ने अपनी बहन के लिए यह जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने चाचा जी से कहा, जो भी करना है करें, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकती। रात के समय मंदिर में एक बड़ा हवन कुंड बनाया गया। चारों तरफ मंत्रों का जाप शुरू हो गया। चाचा जी, पुजारी और वृद्ध साधु ने अपने अपने स्थान ले लिए और अनुष्ठान शुरू किया। अगले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं और बढ़ने लगीं। कभी उसे अपने कमरे की खिड़की अपने आप खुलती दिखती, तो कभी उसे लगता कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि शायद वह आत्मा पूरी तरह से गई नहीं थी, या फिर कोई और आत्मा उनका पीछा कर रही थी। सोनिया ने यह सब देखकर फिर से चाचा जी से संपर्क किया। उसने उन्हें सारी बातें बताईं और कहा कि उसे और निधि को फिर से वही डर महसूस हो रहा है। चाचा जी ने यह सुनकर कहा, यह बहुत गंभीर मामला लगता है। हो सकता है कि वह आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई हो, या फिर कोई और आत्मा तुम्हारे पीछे आ गई हो। चाचा जी ने फिर से बालाजी मंदिर में अनुष्ठान करने का फैसला किया और सोनिया और निधि को तुरंत वहां आने को कहा। सोनिया और निधि फिर से मंदिर पहुंचे और चाचा जी ने फिर से अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, निधि फिर से अजीब तरह से कांपने लगी। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भयानक थी। चाचा जी और पुजारी ने हनुमान चालीसा का पाठ तेज कर दिया और मंदिर में चारों ओर विभूति फैलाई। लेकिन इस बार आत्मा की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। वह हर बार खुद को और मजबूत कर रही थी। चाचा जी ने पुजारी से कहा, हमें और ज्यादा शक्तिशाली अनुष्ठान की जरूरत है। यह आत्मा बहुत प्रबल है। जैसे ही अनुष्ठान तेज हुआ, आत्मा ने अपनी असली पहचान प्रकट की। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे यहां से कभी नहीं निकाल सकते। मैं सिर्फ इस बच्ची के शरीर में रहना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। सोनिया और चाचा जी को अब यह समझ में आ गया कि यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह एक पुरानी और शक्तिशाली रूह थी, जिसने कई सालों तक लोगों को अपना शिकार बनाया था। चाचा जी ने अपनी पूरी शक्ति से अंतिम अनुष्ठान किया। उन्होंने आत्मा को उसके असली रूप में प्रकट करने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ा। आत्मा ने अंततः अपनी असली ताकत दिखा दी और मंदिर में चारों ओर भयानक हाहाकार मच गया। आखिरकार अनुष्ठान के अंतिम चरण में आत्मा ने अपनी पूरी ताकत खो दी। उसकी चीखें धीरे धीरे कम हो गईं और वह एक बार फिर से कमजोर पड़ गई। चाचा जी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ हनुमान चालीसा का अंतिम पाठ किया और विभूति को पूरे मंदिर में फैला दिया। आत्मा की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई और उसने निधि का शरीर हमेशा के लिए छोड़ दिया। मंदिर के चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। सोनिया और निधि ने चैन की सांस ली। अब सब कुछ समाप्त हो चुका था। आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल चुकी थी। इस भयानक यात्रा के बाद सोनिया और निधि ने आखिरकार अपनी जिंदगी में शांति पाई। उन्होंने इस घटना से बहुत कुछ सीखा कि इस दुनिया में कई रहस्यमयी और अज्ञात शक्तियां होती हैं, जिन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। सोनिया और निधि ने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी। उन्होंने इस घटना को अपने अतीत का हिस्सा बनाकर छोड़ दिया और अपने भविष्य की ओर बढ़ी। लेकिन इस अनुभव ने उन्हें एक गहरी समझ दी कि इस दुनिया के रहस्यों को समझने और उनसे निपटने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस भयानक यात्रा का हिस्सा बन सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस कहानी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक अपना ध्यान रखें और रातें सजग रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।